वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समिट में इलाक़ाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई तजारती तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत भी करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म समिट में इलाक़ाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर मुमलिकत और तलाल चौधरी के साथ मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज़्यादा नुकसान भुगता है। हम नहीं चाहते थे कि जंग में भारत की किसी शहरी इलाके को नुकसान हो। हमारा एक मिसाइल भारत के ऑयल डिपो में लगा और सिविलियन आबादी बच गई। अल्लाह की मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर में वज़ीर-ए-आज़म का अहम किरदार है। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। उलमा कराम का मुहर्रम में हमेशा अहम किरदार रहा है। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता फिर। हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए। हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोस में जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊँगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। मुहर्रम के महीने में जो अमन व अमान, जो बाकी सारी चीज़ें, वो आप सबके बगैर मुमकिन नहीं है। हुसैन भी सबके हैं। चेयरमैन रोयत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में सब मराहिल अमन और आफियत के साथ चल रहे हैं। दुश्मन बहुत तैयार है। मजहबी हमआहंगी रवादारी के लिए पाकिस्तान ने अजीम किरदार अदा किया। अल्लाह ने हमें ऑपरेशन मार्का हक़ में कामयाबी अता की। भारत जैसे झूठे और मक्कार मुल्क ने हम पर इल्ज़ाम लगाकर जारहियत को मुसल्लत किया। पूरा मुहर्रम और फिर 40वां, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अशूरा को अमन के साथ, आफियत के साथ गुजारने की हमें तौफीक दे। मार्का हक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें फतह अजीम ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अता की, और एक झूठा चलाक मक्कार अय्यार जो हमारा दुश्मन है, जिसने एक झूठा जो है इल्जाम लगाया हमारे वतन अजीज पाकिस्तान पर और जारियत को मुसल्लत किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने और उसकी जारियत का जो जवाब दिया, ये अल्लाह ताला की मदद थी, अल्लाह की नुसरत थी कि अल्लाह ताला ने उसकी जारियत के मुकाबले में हमें मार्का हक में फतह अजीम अता की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात एक बार फिर अल्तवा का शिकार होने का खदशा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। वक़ार सैयद इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। वक़ार, वजह बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के जो आम इंतखाबात हैं वो तकरीबन गुज़श्ता यानी अप्रैल 2024 से जो है वो ज़ेर इल्तिवा हैं, और अब ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इसका इनेकाद जो है वो जल्द मुमकिन हो। लेकिन जो रिज़र्व सीट्स का फैसला है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा जो अरकान को जो है वो नोटिफाई भी कर दिया गया है। ताहम जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, उन्होंने असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। जो ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन के, वो ये बता रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मुकर्ररा
हद तक ये देखेगा कि स्पीकर कौमी जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं वो इजलास बुलाते हैं और इन अरकान से हल्फ लेते हैं या नहीं। अगर वो हल्फ लेने में नाकाम होते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है उनको बाकायदा तौर पर हाथ लिखेगा और उनमें उनको ये बताया जाएगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका आर्टिकल जो 55 में जो तरमीम की गई है, जिसमें अगर जो स्पीकर किसी भी वजह से हल्फ नहीं लेते तो चीफ जस्टिस जो है वो अरकान से हल्फ ले सकेंगे। इससे मुतल्लिक जो है वो उनको खत लिखेंगे। ताम ये फैसला होना और इस पे लीगल ओपिनियन मांगा गया है इलेक्शन कमीशन ने अपने जो माहिरीन है उनसे कि जो अरकान हल्फ लेंगे, क्योंकि 25 के करीब ये अरकान हैं, वो हल्फ बर्दारी की तकरीब कहाँ पे होगी, क्योंकि जो उमूमी तौर पर जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो मुतलका असम्बली में होती है और वहाँ पर सिर्फ हल्फ बर्दारी नहीं होती बल्कि उसके बाद जो रोस्ट्रम होता है उस पर बाकायदा तौर पर जो अरकान है वो दस्तखत भी करते हैं और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर उस असम्बली के ऐवान के मेंबर जो है वो बन जाते हैं। तो ऐसे में आगे का क्या लाए अमल होगा, इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, लेकिन तमाम तर प्रोसेस में ये बात सामने आई है कि शायद ये इंतखाबात मजीद जो है वो इल्तिवा का शिकार हो जाए और इसके माइट भी पॉसिबल कि ये इंतखाबात जो हैं वो मजीद ताखिर का शिकार हों। आप हमें अपडेट कर रहे थे वकार, बहुत शुक्रिया। बजट में इंपोर्टेड जीपों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15 से कम करके 10% कर दी गई। नई इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियों पर भी ड्यूटी 15% से कम करके 10% कर दी गई है। इसके अलावा इंपोर्टेड नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 90 से कम करके 50% कर दी गई। इसके अलावा इंपोर्टेड नई स्पोर्ट्स जीपों पर 90 से कम करके 50% की गई है। इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी 50 से कम करके 40% कर दी गई। इंपोर्टेड वॉश बेसिन पर ड्यूटी 30% से कम करके 24% कर दी गई। इंपोर्टेड बाथ टब पर ड्यूटी 20 से कम करके 16% कर दी गई। इसके अलावा इंपोर्टेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ड्यूटी 40% से कम करके 36% कर दी गई है। इंपोर्टेड परफ्यूम्स पर ड्यूटी 50 से कम करके 40% कर दी गई है। नए बजट में इंपोर्टेड जीप्स जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो 15 से कम करके 10% कर दी गई है। नई इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियों पर ड्यूटी 15% से कम करके 10% कर दी गई। इसके अलावा इंपोर्टेड नई स्पोर्ट्स जीप्स पर भी ड्यूटी वो 90 से कम होकर 50% पर आ गई है। इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी 50% से कम होकर 40% कर दी गई है। बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, आपके पास क्या खबरें हैं? जी, नए माली साल 2025-26 के लिए जो तमाम तर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ है उसमें कमी के एफबीआर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और मजमूई तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसमें 7000 टैरिफ लाइन्स है जिसमें कमी की गई है। एफबीआर की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें अब ये देखा गया है कि जो उमरा हैं उनके लिए मज़ीद रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी की गई है। रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का जो वॉल्यूम है वो 15% से कम करके 10% कर दिया गया है। जितने भी नए अमीर लोग होंगे वो क्रूज़ इंपोर्ट्स करेंगे, शिप्स इंपोर्ट करेंगे और बोट्स इंपोर्ट करेंगे, उन तमाम पर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसकी शरह में कमी कर दी गई है। इसके अलावा भी अगर बात कर ली जाए तो तमाम तर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का साइज़ है जिसमें एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, उसकी शरह 90% से कम करके 50% तक कर दी गई है। जो एफबीआर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि नए बजट में लग्जरी शिप्स, क्रूज और बोट्स की जो ड्यूटी है उसमें 5% कमी की गई है। इसी तरह इंपोर्टेड ब्रांडेड जो सन ग्लासेस हैं उस पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह 30% से कम करके 24% कर दी गई है। जो एफबीआर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स और जो दीगर अशिया है जैसा कि इंपोर्टेड वॉश बेसन है, बाथ टब है और जो दीगर अशिया है उन पर भी ड्यूटी की शरह में कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी 50% से कम करके 40% कर दी गई है। वॉश बेसन पर ड्यूटी 30% से कम करके 24% कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंपोर्टेड बाथ टब पे ड्यूटी 20% से कम करके 10% कर दी गई है। एफबीआर की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसपे फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू हो चुका है उसके मुताबिक खबरों में बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती ज़मानत में तोसी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने हिफाजती ज़मानत में तोसी की दरखास्त मंजूर कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं। जिशान का खेल हमारे साथ मौजूद है। जिशान, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पर समाअत हुए। समाअत जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फराह जमशेद ने की। जो दरख्वास्त थी हिफाजती ज़मानत की तोसी में अदालत ने उसे मंजूर कर लिया
और अदालत ने हुक्म दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उन्होंने अदालत को बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सूबे में 8 मुकदमात दर्ज है, जिसमें से एंटी करप्शन के भी कुछ मुकदमात है, लेकिन उसमें जवाब अभी तक नहीं आया। इस तरह नेब के जानिब से भी जो दर्ज मुकदमात है उस हवाले से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने इन दोनों को पाबंद बनाया कि वो अपना रिपोर्ट जमा करे और साथ ही साथ में वज़ीर आला की जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त में तोसी थी वो मंजूर कर ली और हिदायत दी कि वज़ीर आला को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फ्राहम कर दी जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें मौजूद हैं? पेशावर हाई कोर्ट के सानिया सवात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात किए गए? नामजद चीफ जस्टिस का कमिश्नर मलकन से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई कमेटी बनाई है, जहाँ तजावुज़ात हैं इसकी निशानदही की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सानिया सवात में जिसकी कोताही होगी उसको सज़ा दी जाएगी। कोई भी अहम नहीं है, अगर ताकतवर भी है, जिस हुकूमत में भी दरियाओं में तामीरात की गई हैं ख़त्म की जाएंगी। वो पेशावर हाई कोर्ट में आमद के मौके पर मीडिया टॉक कर रहे थे।